काली रात थी, बारिश झमझमा रही थी, बिजली कड़क रही थी, साथ ही कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। एक आदमी जो अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो आदमी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाता है कि तभी उसकी नजर दूर लाइट के नीचे एक डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। लाइट कभी चल रही है तो कभी बंद हो रही है और वो डिलीवरी बॉय अपनी गर्दन झुकाए हाथों में सामान लिए खड़ा है। और डिलीवरी बॉय, मेरा घर यहाँ है, वहाँ नहीं जो तुम इस तरह वहाँ खड़े हो। एक तो तुम लोग ऑर्डर लाने में इतना समय लगा देते हो, ऊपर से जब लेट हो तो सही से डिलीवरी नहीं करते। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। डिलीवरी बॉय उस आदमी के पास आता है। माफ करना साहब, बाहर बारिश हो रही है इसलिए आने में समय लग गया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लाया। अब जैसे ही वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है, वैसे ही डिलीवरी बॉय अचानक ही उसके जस्ट पीछे खड़ा हो जाता है। वो आदमी जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक जाती है, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि एक भयानक भूत था जिसके चेहरे पर कई तरह के निशान थे। वो आदमी कुछ बोल पाता कि तभी वो डिलीवरी बॉय उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन लिए वहीं बैठकर हंसने लगता है। अब बारी है मेरे अगले शिकार की। 3 दिन बाद निकिता देहरादून में अकेले रहा करती थी। ऑफिस से आने के बाद निकिता इतना ज्यादा थक जाती थी कि वो कई बार अपने लिए खाना भी नहीं बनाती थी। ऐसे ही एक रोज निकिता चावल लेकर जैसे ही निकलती है, उसका फोन बजने लगता है। हे भगवान, मैं फिर से ऑर्डर करना भूल गई और मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। फिलहाल मैं ये कॉल अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाना ऑर्डर कर लूंगी। निकिता फोन उठाती है। फोन पर उसकी ऑफिस की कलीग रेशमा थी, जो निकिता से कहती है, निकिता, तुझे पता है हमारा जो असिस्टेंट मैनेजर था उसकी कल रात मौत हो गई। क्या? उनकी मौत हो गई? पर कैसे? निकिता, तुझे सच में नहीं पता उस भूतिया डिलीवरी बॉय के बारे में? अरे हर जगह ये अफवाह फैली हुई है कि शहर में कोई भूतिया डिलीवरी बॉय है और वो जिस किसी के घर में भी डिलीवरी करने जाता है वो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ता। हमारे पूरे ऑफिस में तो ये भी अफवाह फैली है कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर को भी इस भूतिया डिलीवरी बॉय ने ही मारा है। यार रेशमा, इतनी रात को ऐसी डरावनी बातें मत कर। मुझे इन भूतिया बातों से बहुत डर लगता है और तू जानती है ना कि मैं अकेली रहती हूँ घर में। ऊपर से ऑफिस में काम इतना ज्यादा है कि घर भी टाइम पर नहीं आ पा रही हूँ और मैं खुद खाना ऑर्डर करके खाती हूँ। हाँ यार, मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैंने सबसे पहले तुझे फोन किया ये बताने के लिए कि तू कितनी ही देर तक घर जा लेकिन खाना खुद बनाना। प्लीज मेरी माँ, बाहर से खाना ऑर्डर मत करना। यार मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती। निकिता और रेशमा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और निकिता देखती है कि उसका फोन ऑफ हो गया है। अब निकिता अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर थोड़ी देर सोफे पर बैठ जाती है। जैसे ही फोन थोड़ा चार्ज होता है, निकिता जल्दी से फोन अपने हाथों में लेकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, ओह कितनी ज्यादा थक गई हूँ मैं। रात के 11 बज चुके हैं, भूख के मारे जान निकली जा रही है। चलो 20 मिनट में अब खाना तो आ ही जाएगा। इतना बोलकर निकिता आंखें बंद करके लेट जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। निकिता अपने सोफे पर आराम से सो रही होती है, तभी उसे बिजली कड़कने की आवाज आती है और उसके घर की खिड़की अपने आप जोर जोर से बजने लगती है और एकदम से निकिता की आंख खुलती है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है कि बाहर का मौसम काफी खराब है। तेज बारिश हो रही है
ये देखकर निकिता जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है और अपने फोन में समय देखती है। अरे 11:30 बज गए, लेकिन अभी तक मेरा खाना नहीं आया। एक बार डिलीवरी बॉय की लोकेशन चेक करती हूँ, देखो जरा कि और कितना समय लगेगा इसे। निकिता काफी भूखी थी। भूख की वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। अब वो जल्दी से डिलीवरी बॉय की लोकेशन देखती है, जो कि उसके घर के ही आसपास थी। ये देख निकिता उस डिलीवरी बॉय को फोन करती है। भैया, आप पिछले 10 मिनट से मेरे ही घर के आसपास चक्कर लगा रहे हो और आपको मेरा घर ही नहीं मिल रहा है, तो किसी से पूछ लो या मुझे फोन कर लेते। माफ करना मैडम, मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं एक दुकान के बाहर खड़ा हूँ। जैसे ही बारिश कम होगी मैं आपका ऑर्डर लेकर आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो डिलीवरी बॉय फोन रख देता है और निकिता फिर से दरवाजे पर खड़ी होकर डिलीवरी बॉय का इंतजार करती है। पर तभी निकिता को रसोई में से खाने की खुशबू आती है। निकिता रसोई की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं और पास्ता नीचे जमीन पर गिरा है, मानो जैसे कोई लड़ झगड़ कर पास्ता खा रहा हो। ये खाया हुआ बिखरा पास्ता मेरे घर में कहाँ से आया? मैंने तो पिछले 1 हफ्ते से पास्ता खाया ही नहीं और सिंक में भी एक भी छूटा बर्तन नहीं था। फिर ये इतने सारे गंदे बर्तन कहाँ से आ गए? निकिता ये सब देखकर बड़ी हैरान थी। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। ये महसूस होते ही निकिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके माथे से पसीना टपटपाने लगता है। उसकी आवाज हलक में अटक जाती है और वो डरते हुए अपने पीछे देखती है, और उसके पीछे कोई नहीं होता। ये देख निकिता एक लंबी सांस लेती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है, जिसके बाद उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर निकिता रसोई से बाहर भागती हुई हॉल में जाती है, और जैसे ही वो हॉल में आती है घर की लाइट दोबारा आ जाती है और वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है। घर का दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर ये खुला कैसे है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? निकिता के साथ जो घटना घट रही थी उससे निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और तभी उसके फोन पर डिलीवर सक्सेसफुली का मैसेज आता है, जिसे देखकर निकिता की आंखें फटी रह जाती है। ये मैसेज क्यों आ रहा है मुझे? मैंने तो अब तक अपना ऑर्डर लिया भी नहीं और रात के 12 बज चुके हैं। अब तो बारिश भी बंद हो गई है, फिर ये डिलीवरी बॉय मेरा ऑर्डर लेकर क्यों नहीं आया? ये सब सोचकर निकिता की रूह कांप जाती है। निकिता कुछ समझ पाती कि उससे पहले उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज सुनकर निकिता बेहद डर जाती है और वो डरते हुए दरवाजा खोलने के लिए बाहर आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन खड़ी है। अरे निकिता बेटा, तुम घर आ गई? मैं रिंकू के पापा से यही कह रही थी कि निकिता घर आ गई होगी, पर वो है कि जिद ठान कर बैठे थे कि तुम अब तक नहीं आई होगी। वैसे तुम ठीक हो ना? तुम पसीने में इतनी लथपथ क्यों हो? वो आंटी जी, मेरे घर का डोर खराब हो गया है। वैसे आप यहाँ इस वक्त? अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो काम बताना ही भूल गई। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बाहर से ऑर्डर करके मंगा रही हो। अरे मुझे ही बोल दिया करो, तुम्हारे लिए मैं खाना बना दूंगी। और वैसे भी मैंने डिलीवरी बॉय के बारे में बहुत अफवाह सुनी है। क्या डिलीवरी बॉय के बारे में? आंटी जी, आप भी इस बात पर विश्वास करती हैं क्या? निकिता बेटा, कुछ बातों पर विश्वास करना पड़ता है। अगर भगवान है तो भूत भी है, और वैसे भी अगर कोई अफवाह फैलती है तो उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई रहती होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दो, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर आकर खाना खा लेना। शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी वो ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। हाँ निकिता, ये सही है। तुम ये खाना लो, मैं चलती हूँ। तुम्हारे अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी 12-10 बज गए हैं। अगर और 5 मिनट में यहाँ खड़ी रही तो वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। इतना बोलकर वो औरत वहां से जाने लगती है। निकिता अपनी पड़ोसन को रोकना चाहती थी,
पर वो रोक नहीं पाती। और तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोसन जो उसे खाना देकर गई है, उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ चुकी है और वो निकिता को देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये देखकर निकिता के हाथों से खाना छूट जाता है और जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और सोफे पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। और तभी उसे महसूस होता है कि डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर लेकर उसके पीछे खड़ा है। अब निकिता पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है और वो डरती डरती एक बार फिर अपने कमरे की तरफ जाती है। उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। निकिता, निकिता। वो आवाज सुनकर निकिता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक हाथ उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। अब निकिता के साथ जो भी घटना घट रही थी, निकिता वो सब सोचने लगती है और उसे अपनी दोस्त रेशमा और अपनी पड़ोसन की बातें याद आती है, जिसके बाद निकिता को समझने में देरी नहीं लगती कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है ये आम नहीं। और उसे अब रेशमा की बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि रेशमा ने अब तक उसे जो कुछ बताया था वो सब सच है और वही घटना अब निकिता के साथ हो रही है। निकिता अपनी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर से रेशमा के पास जाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सामने डिलीवरी बॉय अपना सर नीचे करके अपने हाथों में उसका ऑर्डर लेकर खड़ा है। मैडम, मैं कब से आपको आवाज दे रहा था, आप अपना ऑर्डर लेने क्यों नहीं आ रही थी? मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, मैं ये ऑर्डर कैंसिल करती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ आपकी ऑर्डर लेकर, तो आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तुम जैसे लोग हम डिलीवरी बॉय को कुछ नहीं समझते। अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो तुम हमें भला बुरा सुनाने लगते हो। तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान होता है तुम कभी नहीं सोचते। तुम जैसों की वजह से मैंने अपनी जान गंवाई है। इसलिए जो भी रात के 11 बजे खाना ऑर्डर करेगा, मैं उन सब का ऑर्डर 12 बजे दूंगा और उनकी जान लूंगा, क्योंकि रात के 12 बजे तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी मौत हुई थी। ना तुम जल्दी करते और ना ही मैं गाड़ी तेज भगाता। इतना बोलकर वो डिलीवरी बॉय अपना सर ऊपर करता है। डिलीवरी बॉय का भयानक चेहरा देख निकिता जमीन पर गिर जाती है और पीछे की तरफ खिसकने लगती है। मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी डिलीवरी बॉय पर अपना गुस्सा नहीं निकाला। उन सब लोगों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। निकिता डिलीवरी बॉय के सामने हाथ जोड़कर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, पर डिलीवरी बॉय उसे माफ नहीं करता। फिर एक झटके में उसके घर का दरवाजा बंद हो जाता है और डिलीवरी बॉय अपने हाथों से निकिता का गला पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। निकिता के मौत के बाद वो डिलीवरी बॉय वहीं बैठकर अपने दूसरे ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। एक लड़का सीढ़ियों से खड़े होकर अपनी दादी को आवाज देता है और जब दादी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उस लड़के के पीछे आत्मा खड़ी है जो उसको धक्का दे देती है और बेचारा बेकसूर वो लड़का सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। राघव जो कि खुले विचार का था और उसका पूरा परिवार पिछड़ी सोच का था, खासकर राघव की माँ। राघव के घर में राघव की माँ कुंती की ही चलती थी और ऐसे में राघव लव मैरिज करके कुंती के घमंड को तोड़ देता है। राघव जब पायल को घर लेकर आता है तो कुंती न चाहते हुए भी उसे अपनाने का ढोंग करती है और अपने बेटे को विदेश भेज देती है। राघव के विदेश जाते ही कुंती, सपना और सपना का पति तीनों मिलकर एक दिन पायल के बाल खींचते हुए उसे एक कमरे में ले जाते हैं
और पायल का जेठ उसे बेल्ट से मारता है तो वही उसकी जेठानी उसे डंडे से। वो सब पायल को मिलकर इतना मारते हैं कि पायल की अधमरी हालत हो जाती है और फिर वो लोग मिलकर पायल को खींचते हुए छत पर ले जाते हैं और उसे छत से नीचे धक्का देने लगते हैं। पर उससे पहले पायल पूरे घर वालों को एक श्राप देती है। तुम सबने मिलकर मेरे साथ जो किया है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है, ठीक उसी तरह से तुम सब मरोगे और लोगों को मारने वाली भी इस घर की बहू ही होगी। और मैं उस दिन वापस आऊंगी जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी। पायल की बात सुनकर पूरा परिवार गुस्से में आकर उसे छत से नीचे फेंक देता है। बड़ी ही चालाकी से रात के अंधेरे में पायल की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है। पर 1 महीने बाद सपना जब अपने कमरे में अकेली सो रही होती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर पकड़कर खींचा है। अब सपना एक झटके में उठकर बैठ जाती है और वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है सिवाय अंधेरे के। उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। अब वो बिस्तर से नीचे उतरती है। सपना ने अभी अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि कोई उसका पैर पकड़कर खींच देता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। कौन है? छोड़ो मुझे। माँ जी, रवि के पापा, कोई है? बचाओ मुझे। सपना की आवाज सुनकर पूरा परिवार जो बाहर गार्डन में बैठा था वो सभी भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि सपना नीचे जमीन पर लेटी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर जोर जोर से चिल्ला रही है। अब कुंती अपनी बहू के मुंह पर पानी की छींटें फेंकती है। मुंह पर पानी गिरते ही सपना उठकर बैठ जाती है और वो अपने पति और सास को सारी बात बताती है। पर कुंती उसकी बात पर विश्वास न करके अपने बेटे से कहती है, देख ले, तेरी बीवी को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ इसका अच्छे से इलाज करवा ले, वरना ये हम सबको पगला देगी। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है और सपना अपनी सास को जाते हुए देखती है। पर ये क्या, कुंती के साथ एक परछाई चल रही थी जिसे देखकर सपना की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर बाद सपना का पति उसे कमरे में ले जाता है और उसे आराम करने को कहता है। अब इसी तरह से अगली रात जब सपना का पति काम पर से घर आ रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और गाड़ी से उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना का पति थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर उस लाश को देखता है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक खंबे की लाइट बंद हो जाती है और तेज बारिश होने लगती है। ये क्या, बेमौसम बरसात, और वो जो औरत मेरी गाड़ी के सामने आई थी वो कहाँ गई? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब सपना का पति गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी नहीं चलती, जिस वजह से वो बारिश में भीगता हुआ घर की ओर भागता है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी हवेली में नहीं किसी खंडर में आ गया हो। अब वो हवेली के अंदर जाता है तो उसके सर के ऊपर से कुछ चमगादड़ और कौवे उड़कर जाते हैं और सपना का पति आंख बंद करके नीचे बैठ जाता है। तभी वहां सपना आती है। सपना जैसे ही अपनी पति के कंधे पर हाथ रखती है, उसका पति जोर से चिल्लाता है। उसको इस तरह से चिल्लाता देख सपना भी डर जाती है। क्या हुआ आपको? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? आपके इस चीख से मैं भी डर गई। सपना, कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है पायल का श्राप हमें लग चुका है। हमें इस हवेली को जल्द से जल्द खाली कर देनी चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। जो डरावना ख्वाब सपना ने देखा था वही उसके पति के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। साथ ही साथ वो डर कुंती के भी चेहरे पर भी था। जिसके बाद अब वो लोग उस हवेली को खाली कर देते हैं और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर उनके परिवार के लिए बेहतर था। अब इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते 25 साल बीत जाते हैं। पर इन 25 साल में कुंती की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रवि, जो 25 साल पहले 5 साल का था, वो अब 30 साल का हो चुका था। इसलिए कुंती उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढती है जो अमीर घर से हो,
जिससे रवि की शादी करने पर कुंती का फायदा हो। और आखिरकार कुंती को लड़की मिल ही जाती है जिसका नाम परी था। परी अपने घर वालों की इकलौती बेटी थी। घर की सारी प्रॉपर्टी परी के नाम थी। और जब ये बात कुंती को पता चलती है तो वो बिना कोई देरी करे रवि की शादी परी से करवा देती है। पर परी घर में आते ही अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी, मैंने तो सुना था कि आपका परिवार इस गांव का सबसे अमीर परिवार है और आप लोग एक आलीशान हवेली में रहते हैं। फिर आप हवेली छोड़कर इस छोटे से घर में क्यों हैं? ये घर तो मेरे घर से भी ज्यादा छोटा है। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे उस हवेली में जाना है। प्लीज उस हवेली में चलिए ना, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। साथ ही अपना दहेज भी ले जाऊंगी। अरे परी बहू, रवि मेरा इकलौता पोता है, इसलिए जितना लाडला रवि है उससे ज्यादा मेरे लिए तू प्यारी है। तुझे हवेली जाना है ना, हम कल ही हवेली शिफ्ट हो जाएंगे। पर मेरी एक बात याद रखना, उस हवेली में एक कमरा है जिसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। आज से कई साल पहले कुछ हादसे हुए थे, जिस वजह से पंडितों को बुलाकर बड़ी मुश्किल से मैंने उस कमरे को बंद कर दिया था। और बस यही वजह है कि हमने वो हवेली खाली कर दी। पर हम तेरे लिए उस हवेली में वापस जाएंगे, इसलिए तुझे भी हमारी ये छोटी सी बात माननी होगी। परी भी अपनी दादी सास की सारी बातें मान जाती है। और अगली सुबह होते ही पूरा परिवार एक बार फिर से उस हवेली में जाता है। उस हवेली में जाते ही कुंती पुरानी बातें सोच रही होती है कि अचानक से कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कुंती डर से सहम जाती है। कुंती दरवाजे की तरफ देखती है। कुंती जैसे जैसे दरवाजे की ओर बढ़ती है, आवाज तेज होने लगती है और अचानक से कुंती के कानों में किसी के पैर की आवाज आती है। कुंती की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज कुंती के कमरे की खिड़की से आ रही थी। अब कुंती दरवाजा ना खोलकर खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से बाहर झांकने लगती है। कुंती खिड़की के बाहर झांक ही रही होती है कि अचानक से खिड़की का दरवाजा बंद हो जाता है और खिड़की के दरवाजे से कुंती के सर पर चोट लग जाती है और कुंती अपना सर पकड़कर खड़ी हो जाती है कि तभी उसे दूर खड़ी पायल दिखाई देती है। पायल को देखकर कुंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो जल्दी से दरवाजे की पास भागती है। पर उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की में फंस जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। अब कुंती डरती हुई पीछे की ओर देखती है। जहां वो देखती है उसकी साड़ी का पल्लू खिड़की में अटका है। अब जल्दी से कुंती अपना पल्लू निकालकर बाहर जाती है, जहां रवि और परी उसके सामने केक लाकर खड़े हैं। हैप्पी बर्थडे दादी जी। दादी जी क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आपने कोई भूत देख लिया क्या? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेले ही अपने कमरे की सफाई कर रही थी, इसलिए इतना पसीना आ रहा है। इतना बोलकर परी और रवि कुंती का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाते हैं। पर अब भी कुंती का सारा ध्यान अपने कमरे पर ही था। कुंती पीछे मुड़कर देखती है और उसे दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है। उस परछाई का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। कुंती ये बात घर वालों को बताती उससे पहले वहां गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं, जिस वजह से कुंती किसी को कुछ बता नहीं पाती। और केक कट करने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुंती की आंखों में अब तक नींद नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर सपना आराम से सो रही थी। इसी बीच सपना के पति की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाता है, जहां उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वो आवाज जानी पहचानी थी। सपना के पति के हाथ से बोतल छूट जाती है और वो डरते हुए पीछे की ओर देखता है, जहां वो किसी औरत को फर्श पर बैठकर रोता हुआ देखता है। उस औरत के सारे बाल आगे थे। उसने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ा हुआ था। उस औरत को अपने सामने देखकर सपना के पति की सांस थम जाती है और वो हकलाते हुए बोलता है, कौन हो तुम?
उसके इतना कहते ही वो औरत अपना सर ऊपर करती है और एक काला धुआं बनकर सपना के पति के कान में घुस जाती है और सपना का पति वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब अगली सुबह पूरा परिवार सपना के पति की लाश को पाता है। ये देखकर कुंती समझ चुकी थी कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वही सपना अकेले में कुंती से कहती है, माँ जी, आप मानो या ना मानो, उसका श्राप हम पर पड़ चुका है। वो वापस आ गई है। वो हम सबको मार डालेगी। उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बहू, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरा दिमागी वहम है। और हम अगर इस हवेली से गए तो रोड पर आ जाएंगे। जानती है ना, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सपना बार बार कुंती को समझाने की कोशिश करती है, पर कुंती सपना की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कुंती के वहां से जाते ही कोई सपना के पीछे से उसके बाल खींचता है और उसे घसीटते हुए पायल के कमरे में ले जाता है। पायल के कमरे में आते ही सपना डरी सहमी चारों तरफ देखती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं लोगों की बात में आ गई थी। सपना को महसूस होता है मानो जैसे कोई उसे डंडे से मार रहा हो। अब सपना खुद को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सपना नीचे गिर जाती है और उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक औरत जिसके सारे बाल आगे है वो धीरे धीरे सपना की तरफ बढ़ रही है। जहां वो औरत सपना की तरफ बढ़ रही थी, सपना खुद को बचा पाती उससे पहले ही वो औरत सपना के ऊपर वार कर देती है और सपना जोर से चिल्लाती है। सपना की आवाज सुनकर सब उस कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सपना की भी मौत हो गई। ये सब क्या हो रहा है दादी? दादी, अभी पापा को गुजरे 2 दिन भी नहीं हुए थे और माँ भी चल बसी। आखिर ये मौत कैसे हो रही है? दादी, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। अब मुझे कोई सवाल मत करना, समझे तुम? इतना बोलकर कुंती वहां से जाने लगती है। अब रवि भी कुंती के पीछे जाता है और सीढ़ियों से खड़े होकर अपने दादी को आवाज देता है। और जब कुंती पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ वो रवि के पीछे पायल की आत्मा को देखती है, जो रवि को धक्का दे देती है और बेचारा बेकसूर रवि सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुंती अपनी आंखों के सामने अपना परिवार की मौत देखती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ देर बाद पायल की आत्मा कुंती के एकदम पास आती है और उसके पैर तोड़ देती है, जिस वजह से कुंती अपाहिज हो जाती है। तभी वहां परी आती है और अपनी दादी सास को सहारा देकर उसे चेयर पर बिठाती है और उसके सामने बैठ जाती है। कुंती अब परी को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो परी को भाग जाने के लिए कहती है। परी बहू, तू यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जा। उसने सबको मार दिया, वो तुझे भी मार देगी। दादी जी, कुछ नहीं होगा, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बुआ यहाँ मुझसे बदला लेने नहीं बल्कि आप लोगों से लेने आई है। उन्होंने आपके परिवार को खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह अब वो आपको भी मार देगी, जैसे आपने उन्हें मारा था। परी की ये बात सुनकर कुंती के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कुंती समझ जाती है कि परी कोई और नहीं बल्कि पायल की वही भतीजी है जिसकी शादी राघव अपने भतीजे रवि से करवाना चाहता था। पायल कुंती को भी वही दर्दनाक मौत देती है जो उसने पायल को दी थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के